अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शुएब ज़ैदी और मैं आज एक ऐसे शख्स के साथ और एक ऐसे मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं कि जो मौजू मुस्तक़बिल करीब में एक बहुत बड़ा भूचाल भी ला सकता है, बहुत बड़ी मिस्ट्री भी जनरेट कर सकता है। और उस तरह के मौजू के लिए मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को तलाश करना जिनके पास एक इल्म का ऐसा चेन सिस्टम हो कि जिसमें आप आज भी बात कर लें, कल गुजरे हुए भी बात कर लें और कल आने वाली भी बात कर लें। और आप यकीनन बहुत सारे लोग ये शख्सियत मेरे साथ तशरीफ रखती हैं उनसे वाकिफ़ होंगे। सिर्फ अपने उन नाज़रीन के लिए कि जो उनको नहीं जानते, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जनाब अली कादरी साहब। अली कादरी पूरे ऑस्ट्रेलिया में अपने पीस जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से जाने जाते हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योर है और इसके अलावा ICQ जो यहाँ का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कूल है उसके ये चेयरमैन हैं। और उसके अलावा ICQ जो इस्लामिक क्वींसलैंड जो काउंसिल है उसके ये स्पोक पर्सन है। और ऑस्ट्रेलिया के जितने चैनल्स हैं और उसमें जब भी कोई भी ऐसा इशू जिसमें हमारी राय ली जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम अली कादरी को हमने देखा स्टेज करते हुए। और अली कादरी खुद भी पीस एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ इनकी कोशिश ये रहती है कि ऐसे लोगों के साथ ये चेन आगे बढ़ाई जाए ताकि जो है ना, और पॉलिटिकली भी काफ़ी इंगेज हो चुके हैं। और ये हम यानी यूँ समझिए कि अगर मैं इसकी समरी करूँ हमारे यहाँ से अगर कोई पॉलिटिकली फ्यूचर फेस बन सकता है और अली कादरी है। और मैं इसी तरह के बहुत सारे लोग बच्चों को हवाले देता हूँ कि कोशिश करो, काम करो तो यकीनन वन डे यू विल बी अली कादरी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और अली भाई, प्लान ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि दुनिया में कोरोना के बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। बड़े बड़े इदारे UNO जैसे और बड़े बड़े इदारे हेल्थ सेंटर जो यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ सेंटर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं ना। तो अब ये एक ऐसा चीज़ है जो इस वक्त में कोई देखेगा तो अपनी राय दे देगा, लेकिन आपके होने का फायदा ये है कि मैं ये चाहता हूं कि हम अपने नाजरीन को इस बेसिकली ये जो सिनेरियो जनरेट हो रहा है इसके पीछे क्या थ्योरी है और इसके दाएं और बाएं यानी इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है और इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं और इसके न होने के नुकसान क्या हैं, इस पे बात करेंगे। तो मेरी ख्वाहिश ये है क्योंकि नाज़रीन अली भाई के पास नॉलेज इतनी है कि जब ये बात करते हैं या शुरू करते हैं तो इतना डायनामिकली इतनी नॉलेज है कि जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं इस तरह से इनके पास से बातें निकलती हैं, चेन से चेन, और इनको उसी एरिया में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये सोचा कि इनके साथ 3 डिफरेंट प्रोग्राम करेंगे। आज का हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो है कि हम ह्यूमन हिस्ट्री को, क्योंकि याद रखिएगा कि हमने बात की है जो इस वक्त करंट सिचुएशन हो रही है और उसके क्या होगा, लेकिन उसको समझने के लिए लाजिमी है कि हम पहले माजी में अपने जाएं और वहां जाके देखें कि बेसिकली हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे बनी। तो अली भाई, आज हम अली भाई के साथ जो बात करेंगे वो करेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन, जहां से भी हिस्ट्री में उसके कुछ प्रूफ्स मौजूद हैं अंटिल 1800 सेंचुरी तक। अली भाई, उसके बाद फिर हम पार्ट 2 में हम बात करेंगे 1800 सेंचुरी से 1900 सेंचुरी तक और फिर 19 या 20, और उसके बाद हम बात करेंगे मुस्तकबिल की। जो ये जो गुफ्तगू होगी हमारी, इसके 3 हिस्से होंगे और आपसे यही कहा हो कि आप जब तक इसको नहीं समझते, जब तक आप इसके तीनों हिस्से नहीं देखेंगे। आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अली भाई, अब हमने बाउंड्री फिक्स कर दिया आपकी कि अब आप उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे 18 अब हम हमारे नाज़रीन के लिए कि ये बताइए कि माजी में अब ये सिस्टम जैसे अभी ये हो रहा है, इस तरह के माजी में सिस्टम क्यों बने, यानी ये UNO जैसे इदारे या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन क्यों बने, स्टेट्स क्या रोल था और जो बादशाह थी उसका क्या रोल था। तो जरा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइए उसके बैकग्राउंड में क्या है। देखें, हम बात करें हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री का सबसे बड़ा इशू ये है कि हिस्ट्री का जो सोर्स है ना, कोई माजी में जा नहीं सकता और चेक नहीं कर सकता हुआ क्या था। सही। तो हम रिलाय करते हैं सोर्सेज पे। सही, ठीक है, हिस्ट्री को जानने के लिए। सही। और कुछ सोर्सेज होते हैं प्राइमरी सोर्सेज और कुछ सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के सेकेंडरी सोर्सेज। सही। तो जब हम लोग, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में जब मेरी डिग्री कर रहा था और जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो जो प्राइमरी सोर्स होता है उसको हम ज्यादा अहमियत देते हैं, सेकेंडरी सोर्स को हम इतनी अहमियत नहीं देते। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी, मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। प्राइमरी सोर्स ये हो गया कि इजिप्शियन एम्पायर जो थी वो होलोग्राफिक्स में क्या हुआ था वो सारी चीजें लिखते थे वो लोग। सही है, ठीक है, वो प्राइमरी सोर्स है। सही है। इसका मतलब वो लिखा हुआ है, किसी ने उसी वक्त लिखा था क्या हुआ है। सही।
तो वो सॉलिड एविडेंस है, वो प्राइमरी सोर्स। दूसरा प्राइमरी सोर्स ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इजिप्शियंस ने पिरामिड बनाए, हमें कैसे पता है कि पिरामिड अभी मौजूद है? हमें नजर आ रहा है कि बने, सही, ठीक है। इनकास ने भी, इनका जो थे साउथ अमेरिका में जो सिविलाइजेशन थी, उन्होंने भी पिरामिड बनाए थे, कुछ है कुछ नहीं है, सही। उसके बारे में किसी ने लिखा है कि हमें पता है यहाँ पिरामिड थे, सही। वो सेकेंडरी सोर्स हो गया क्योंकि वो डायरेक्ट इसकी कोई इन्फॉर्मेशन या प्रूफ नहीं है, ठीक है। दूसरे सेकेंडरी सोर्सेज क्या है कि कुछ रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जैसे कुरान में हिस्ट्री की बात आती है, ठीक है, तो वो एक सेकेंडरी सोर्स हो गया। फिर आपका एक समझ लें कि आप बाइबल में कुछ बातें आती हैं, फॉर एग्जांपल बाइबल लिखी गई, बाइबल प्रोड्यूस हुई फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के बीच में, सही। जैसे जब ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई, जब दुनिया से गए ईसा अलैहिस्सलाम, उससे लेके सेकंड सेंचुरी के बीच में बाइबल कंपाइल हुई है, सही। तो उस वक्त लोगों ने हिस्ट्री की बात लिखी जो नूह अलैहिस्सलाम की 10,000 साल पुरानी बात लिखी है, लेकिन जो लोगों ने लिखी कब है? सेकंड सेंचुरी में, सही। इसका मतलब ये सेकंडरी सोर्स हो गया, ठीक है, ठीक है। सेम कुरान जब अल्लाह ने नाज़िल किया, अल्लाह की बात है, हम मानते कुरान को, लेकिन कुरान एक्चुअली जब लिखा गया 6th सेंचुरी AD में लिखा, लेकिन उसमें बात लिखी गई है 10,000 साल पुरानी, तो वो एक सेकंडरी सोर्स हो गया, तो इस तरह प्राइमरी सेकंडरी सोर्स, ठीक है। अब हमने जहां तक सिविलाइजेशंस की बात करनी है, तो हमें सेकेंडरी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है कि पुरानी जो सिविलाइजेशन, जो आदमी जब ह्यूमन रेस सेटल हुई तकरीबन 10,000 साल के पहले, 10 से 12,000 साल पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन के कुछ सोर्सेज मिलते हैं, सही। वो कहाँ मिलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वो एक सिविलाइजेशन थी। सिविलाइजेशन का मतलब क्या कि इंस्टेड ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, पहले क्या करते थे जो ह्यूमंस थे, वो एक कबाइल की तरह रहते थे, हंट करते थे, गैदर करते थे और मूव कर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, सही। जैसे वेदर चेंज हो गया, यहाँ ज्यादा ठंड हो गई, कहीं और चले गए, तो इस तरह से रहते थे, सही, सही। फिर उसके बाद 8-9 हजार साल के पहले किसी ने somebody figured out how to farm, how to grow wheat, तो सेटल होना शुरू हुआ। वो सेटलमेंट के साथ क्या हुआ? सिविलाइजेशंस बिल्ड होना शुरू हुई, क्योंकि सेटल हो गए। अब उसके बाद रिवर के पास ज्यादातर सिविलाइजेशन, ठीक है। और उस वक्त ऐसा सिचुएशन हो गई कि 10-10 हजार लोगों की सिटी बनना शुरू हो गई, सही, ठीक है, क्योंकि लोग सेटल हुए, सही, ठीक है, सेटल हुए, उसके साथ प्रोस्पेरिटी आई, एजुकेशन आया, उसके साथ खाना स्टोर करने की एबिलिटी आई, उसके साथ वेपन्स बनाने पड़े क्योंकि डिफेंड करना है अपने आप को, और ये सिविलाइजेशन अलग अलग टाइम पे, एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे डेवलप होना शुरू हुई, सही, ठीक है। लेकिन कुछ एविडेंस मिलता है ट्रेड का बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको है ना 9,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ आइटम्स आपको इजिप्ट तक मिलेगी, तो ये ट्रेड की वजह से हुआ, कुछ हो रहा, कुछ हुआ है, मतलब कुछ कम्युनिकेशन था, ठीक है, ग्लोबली। तो ये इस तरह सिविलाइजेशन है। अच्छा, ये जो नॉलेज है ये आर्कियोलॉजी के थ्रू हमें मिली? दो तीन सोर्सेस की, एक ये मोस्टली आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, ये सोर्स है, और दूसरा सोर्स है इसका जो सेकेंडरी सोर्सेज है, अच्छा, ठीक है, जो बुक्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये जैसे हिस्ट्री पास होती थी वर्बल वर्ड से, सही, और उसके बारे में लोग है ना, फॉर एग्जांपल लेजेंड लिखे जाते थे, स्टोरीज लिखी जाती थी, ठीक है। अब आज तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया, अगर आप फर्ज करें कि हमारे पास ये एक रिकॉर्डिंग ना हो, सही, ठीक है, अब आज से 5,000 साल बाद हमारी किसी ने बात करनी है, तो वो कैसे करेगा? वर्ड ऑफ माउथ से, हम हमारे बच्चों को बताएंगे, वो उनके बच्चों को बताएंगे, लेकिन दैट इज नॉट एज सॉलिड बिकॉज इट्स नॉट फर्स्ट थिंग, इट्स सेकंड, थर्ड, 10th, सो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह हमें पता चलता है। अब जो रियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया बड़ी सिविलाइजेशंस में, वो रफली आया है रोमन एम्पायर के टाइम पे, ठीक है, सही है। ये कौन सा पीरियड होगा? ये आप बात करते हैं रोमन एम्पायर का शुरुआत कहते हैं लोग 5th सेंचुरी BC से, 5th सेंचुरी, ठीक है, इटली के अंदर। उसके पहले ऑफ कोर्स इजिप्शियन एम्पायर्स थी, ठीक है, उसके पहले दूसरी बहुत सारी एम्पायर्स थी, लेकिन इतनी पावरफुल सिविलाइजेशन नहीं बनी थी तब तक, जैसे रोमन्स उरूज पे है ना, ठीक है। रोमन स्टार्टेड अराउंड 5th सेंचुरी BC इन इटली, टुडे मॉडर्न इटली, रोम। वो कहते हैं उसका जो फाउंडर था उसका नाम था रोमुलस फाउंडेड रोम, ठीक है। अब रोम उसकी लाइफ टाइम में उसने बहुत सारी जगहें कॉन्कर की, सही, और जगहें कॉन्कर करके क्या करते थे वो लोग? वहां पे एजुकेशन देते थे, ठीक है, वहां पे रोड्स बना, जैसे रोमन रोड्स आज भी मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप लिबिया, नॉर्थ अफ्रीका में चले जाएं तो आज भी रोमन रोड्स मिलेंगे आपको, जो उन्होंने 2500 साल, 2300 साल पहले, 2200 साल पहले बनाए थे, ठीक है, आपको इतने पुराने रोड्स मिलेंगे। अच्छा, एट द सेम टाइम रोमन्स के टाइम पे वहां पे आपको वो भी मिलेगी, आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक और मैसिडोनियंस भी थे, ठीक है, मतलब ये 3-4 सिविलाइजेशन थे, और हमेशा से इनके बीच में कंपटीशन रहती थी, क्योंकि सिविलाइजेशंस की, हाँ, ताकि कौन ज्यादा टेरिटरी कॉन्कर कर सकता है, अच्छा, और हर एक का लर्निंग अलग तरह का था, हर एक का एजुकेशन अलग तरह का था, ठीक है, तो एक दूसरे से कम्पीट करते थे। तो अब आप 2nd सेंचुरी BC में आ जाए। 2nd सेंचुरी BC में मैसेडोनिया, जो ग्रीक आइलैंड्स हैं,
वहां पे एक बंदा आया, उसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसको हम कहते हैं सिकंदर आजम। सिकंदर आजम। अलेक्जेंडर उसने क्या किया, उसने शुरू किया कॉन्कर करना। तब रोम वॉज नॉट एट इट्स उरूज। अच्छा, ठीक है, रोम एग्जिस्टेड बट वाजंट एट इट्स उरूज, एंड ही गॉट आउट ऑफ ग्रीस एंड स्टार्टेड कॉन्करिंग अदर प्लेसेस। अब उस वक्त एक और एम्पायर थी बहुत पावरफुल, पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर, ठीक है, और पर्शियन एम्पायर स्ट्रेच करती थी ग्रीस की बॉर्डर से, यानी जो मॉडर्न डे टर्की है, वहां से लेके हिंदुस्तान की बॉर्डर तक, वहां तक इतना इसका बहुत बड़ी एम्पायर, बहुत बड़ी और बहुत पुरानी एम्पायर थी। इससे भी पुरानी थी? हाँ, इससे भी पुरानी थी। अच्छा, ठीक है, इससे पुरानी एम्पायर। तो वो भी एक एम्पायर थी जो काफी, उसने किसी बहुत सारी ऐसी एम्पायर थी जिसको हिस्ट्री में खत्म कर दिया, जैसे बेबीलोन था, उसको पर्शियंस ने खत्म कर दिया था। ठीक है, so Persians had a lot of power. So that was Persian Empire which existed. अब पर्शिया और ग्रीस के बीच में हमेशा जंग चलती रहती थी। अच्छा, ठीक है, और तब रोम छोटी सी एम्पायर थी। सही, ठीक है, और पर्शिया और ग्रीस के बीच में चल रही जंग। पर्शियंस came and they conquered Greece. They conquered, they defeated them. ठीक है, उनकी जो इबादत करते थे, जिन चीजों की वो अलग अलग चीजों की इबादत करते थे, सारे पेगन थे। अच्छा, मतलब they worship multiple gods, लेकिन अलग अलग तरह के gods। Persians and Greeks and Romans, everybody. अच्छा, they had different gods. अच्छा, they have different. They didn't, because Christianity didn't exist. Only monolithic religion at the time was Judaism. That time, but Jews were not in a large number and they never had a massive empire. Right. ठीक है, तो वो रहते थे अलग अलग जगह पे। तो जुडाइज्म रोम में था या हर जगह था? अच्छा, वो भी जैसे आपको मैं अजीब बात बताऊं, ये सारी मुसलमानों को पता होगी बात। अब हम थोड़े आगे जाते हैं, थोड़ी टॉपिक चेंज हो गया, लेकिन आप एक चीज समझें, जब ईसा अलैहिस्सलाम को जो सोर्सेज में कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया, सही, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाने का जो कॉन्स्पिरेसी थी, वो उस वक्त के ज्यूज ने की थी, लेकिन उनको जब चढ़ाया सलीब पे, वो चढ़ाया रोमन्स ने, क्योंकि रोमन्स का हुकूमत थी जेरूसलम पे। तो रोमन्स की हुकूमत थी जेरूसलम पे, लेकिन जूस भी रहते थे, और रोमन्स वर्शिप कुछ और ही करते थे। बुद्धिज्म जैसी वो मल्टीपल गॉड्स, यू कांट कनेक्ट इट टू मॉडर्न रिलीजन्स, लेकिन समझ आप, तो उस तरह की सिचुएशन थी। अब हुआ ये कि सिकंदर 2nd सेंचुरी एडी में आया और उसने पूरा पर्शिया कॉन्कर कर लिया। अच्छा, उसने पूरा पर्शिया को हरा दिया। ठीक है, पूरा पर्शिया। उस वक्त पर्शिया का किंग था दारियस, उसको उसने हरा दिया। तो मैसेडोनिया पहले खत्म हो गया? मैसेडोनिया, ग्रीस उसने कॉन्कर कर ही लिया पूरा। अच्छा, उसके बाद उसने इजिप्ट कॉन्कर किया। ठीक है, इजिप्ट कॉन्कर कर लिया, लीबिया, मॉडर्न डे लीबिया कॉन्कर किया। उसके बाद उसने अपना पर्शियन एम्पायर कॉन्कर किया, यहाँ तक कि हिंदुस्तान तक आ गया। ठीक है, तो उसने इतना सारी एरिया 8 या 9 साल में कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, मतलब उस वक्त का उसको कहते थे मिलिट्री जीनियस, सिकंदर आजम को। हाँ, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैन हु वाज 30 years old व्हेन ही डाइड। अच्छा, 31 year old जब उसका इंतकाल और उसने सारा कुछ ये सब कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, सही। अब वो ग्रीक पावर हो गया। सही। हुआ क्या कि वो मर गया 31 में, उसकी कोई बच्चे नहीं थे, तो जो टेरिटरी उसने जीती थी उसका क्या होगा, वो तो पास नहीं कर सकता अपने बच्चों को। और दूसरी चीज ये हो गई थी कि उस वक्त जो इसकी कॉन्क्वेस्ट की वजह से ग्रीक और पर्शियन कल्चर का इन्फ्यूजन होना शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि उसने क्या किया, पर्शियन जो प्रिंसेस थी उनसे शादी की, उसके जनरलों ने पर्शियंस के साथ शादी की, तो कल्चर का मिक्सिंग शुरू हो गया, तो एक इन्फ्यूजन हो गया। सेम चीज इजिप्ट में इन्फ्यूजन शुरू हो गया, इजिप्शियन एम्पायर का। और तो अगर आप देखने जाए तो ग्रीक जो था मैसेडोनिया का सिकंदर, ही चेंज पर्शिया फॉर एवर एंड ही ऑलमोस्ट चेंज्ड इजिप्ट फॉर एवर। इजिप्शियन एम्पायर, जो ओल्ड इजिप्शियन एम्पायर थी, जो फेरो के जो लोग थे, उसको इसने चेंज किया। ठीक है, सही। अब ये हो गया 2nd सेंचुरी में आसपास। अब इसके बाद जब सिकंदर की वफात हुई, उसके बाद जो लोग जो थे उसके जनरल, जो अलग अलग सिटीज पे कब्जा हुकूमत है, वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, उन्होंने अपनी अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर, फिर अलग हो गए। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपने इजिप्ट में एक सिटी का नाम सुना होगा, अलेक्जेंड्रिया। वो अलेक्जेंडर के नाम पे बनी हुई है। अच्छा, वो उसी के नाम पे है। कांदाहार या वन ऑफ द अफगानी सिटीज, मेरा नाम ज़हन से निकल रहा है, इट वाज एक्चुअली नेम्ड एज अलेक्जेंड्रिया एज वेल। उसने फाइंड की थी वो सिटी। अच्छा, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इस तरह का सिकंदर का जो है ना हुकूमत थी। तो उसने क्या किया, जब वो गया, उसके जनरल्स के पास कमांड थी, वो जनरल्स ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया और कहा कि मैं इजिप्ट का जनरल हो गया, मैं मैसेडोनिया का हो गया, मैं इस एरिया का हो गया। फिर पर्शियन एम्पायर जो थी वो वापस रिक्रिएट होना शुरू हुई, वापस राइज हुई इसी डिवीजन की वजह से। हाँ, तो वो राइज हो गई। पर्शियन एम्पायर जो है ना, एज अ पर्शियन एम्पायर सस्टेन हो गई, वापस ग्रोथ होना शुरू हुई। उसके बाद ग्रीक एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। सही, ठीक है, ये अलेक्जेंडर का, इसका डिक्लाइन हो गया। अब जब इसका डिक्लाइन हुआ तो यूरोप से, वेस्टर्न यूरोप से फिर एक एम्पायर उठी जो रोमन एम्पायर थी।
जो पहले 5th सेंचुरी में बन चुकी थी, लेकिन अब इसका राइज होना शुरू। ठीक। तो आप 2nd सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें जैसे आपने सुना होगा जूलियस सीजर, ही वाज वन ऑफ द वेरी वेल नोन मैन। अब आप बात समझे कि हम आज से 2500 पहले, 2200 साल 2300 साल पहले के शख्सों की बात कर रहे हैं, यानी उनका इन्फ्लुएंस सोचे ह्यूमन हिस्ट्री को शेप करने में कितना इन्फ्लुएंशियल रहे होंगे, ठीक है। हम क्यों हम 2200 साल बाद बात करें, और उन्होंने जो 2200 साल पहले किया था उसका इम्पैक्ट आज भी है दुनिया में। सही। जैसे मैं आपको पाकिस्तान की एक एग्जांपल बताता हूँ। आप पाकिस्तान के नॉर्दर्न रीजन में जाएं, टॉप नॉर्दर्न रीजन में, वहां पे कुछ लोग रहते हैं, मैं उनका एक्चुअली उनको वो मुसलमान नहीं है, उनका मैं ट्राइबल नेम भूल चुका हूँ, लेकिन दे आर एक्चुअली द ग्रीक्स हु अलेक्जेंडर लेफ्ट देयर। अच्छा। सो दे आर ब्लू आइड ब्लॉन्ड पीपल। अच्छा। हाँ, they live high in the mountain. Kalash people. कलाश तो कलाश, they don't look like people from there. Because वो लोग वो हैं जो अलेक्जेंडर के टाइम साथ में आए थे, वहीं रह गए और वो ग्रीक्स हैं, लेकिन वो उर्दू बोलते हैं, अपना रिलीजन फॉलो करते हैं। अच्छा, उर्दू वो आज भी सोचें, यानी वो 2200 साल पहले उनको छोड़ के चला गया, इतना इम्पैक्ट है इन लोगों का। तो ये हमारे प्राइमरी सोर्स हो गए, क्योंकि हमें पता है इसके रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है। अब हम आते हैं 2nd सेंचुरी, राइज ऑफ रोम, ठीक है। रोम जब राइज हुआ तो रोम ने अलग अलग जगह पे कॉन्कर करना शुरू कर दिया। जैसे रोम ने पूरा नॉर्थ अफ्रीका को कैप्चर कर लिया, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका में बात करें आप, जैसे फॉर एग्जांपल मोरक्को हो गया, लीबिया हो गया, और उन एरिया को लोग कहते थे करथाज, उसका नाम था कार्थेज इन इंग्लिश, अच्छा, करथाज इन अरबिक, और वो भी एक एम्पायर थी, लेकिन उसको इन्होंने वो कर दिया। फिर आपकी जो लेबनीज है, उनका हिस्टोरिकल नाम है फिनिशियंस, उनको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग चीजों को इन्होंने चाहिए। फिर हनिक पीपल, सेंट्रल एशिया के लोग हनिक होते थे, हंस, उनको भी कैप्चर कर लिया। तो रोमन एम्पायर ने अपने आप को इतने खतरनाक किस्म से एक्सपांड कर दिया। उनका जो पावर था 2nd सेंचुरी बीसी की बात करें, शुरुआत समझे आप, ठीक है। और फिर सेकंड सेंचुरी एडी में एक रेवोल्यूशन आया। फिर आया क्या रेवोल्यूशन आया? दो चीज हुई उसके बीच में। 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 2nd सेंचुरी एडी के बीच में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। ये हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम आए, सही, जो 1st सेंचुरी एडी में आए होंगे, ठीक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो यहूदी थे, जो जेरूसलम में रहते थे, सही, जो रोमन्स के कब्जे में था, सही, ठीक है। हुकूमत रोमन्स की थी, सही, लेकिन वहां यहूदी भी रहते थे, सही। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद यहूदी थे, सही, ठीक है। उनके साथ जो क्रिश्चियन कहते हैं उन्होंने सलीब में मार दिया, हम नहीं मानते उस बात को, लेकिन हम सारे नबी मानते हैं, अल्लाह के प्रॉफिट मानते हैं। तो वो आए। अब उनकी जब वफात हुई या वो पर्दा कर गए दुनिया से, उसके बाद उनका मैसेज जो था ना, वो लोगों में फैलने लगा रोमन एम्पायर के अंदर, सही, ठीक है, वाइड स्प्रेड होने लगा रोमन एम्पायर में। तो 2nd सेंचुरी एडी में एक रोमन किंग आया, उसका असहाबे कैफ भी उसी जमाने की बात है। जी। अच्छा। सो 2nd सेंचुरी एडी में आपका जो है एक किंग आया, उसका नाम था कॉन्स्टेंटीन, ठीक है, रोमन किंग। कॉन्स्टेंटीन वाज द फर्स्ट रोमन किंग टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, राइट। सो ही मेड क्रिश्चियनिटी द रिलीजन ऑफ रोम। तो रोम का रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन बन गया, ऑफिशियल रिलीजन हो गया रोम का, सही। और उसने एक सिटी बनाई, उसका नाम बनाया कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज इस्तांबुल है, ठीक है। तो 2nd सेंचुरी एडी की बात करते हैं, उसने बनाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब एम्पायर बाद में एक्सपांड करना शुरू की, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू कर दिया साथ। सही, ठीक है। तो आपकी जो वेस्टर्न यूरोपियन, जैसे जर्मन्स है, जर्मन्स को उन्होंने कॉप्चर किया। जर्मन्स पहले कुछ छोटे मोटे ट्राइबल लोग थे जो अपने रिलीजन में मानते थे, उनको कैप्चर कर लिया। फिर फ्रांस को गॉल कहते थे, गॉल लोगों को कैप्चर किया, ठीक। इस तरह से इन्होंने उनको क्रिश्चियनिटी दी, क्रिश्चियनिटी फैलना शुरू हुई। सेम चीज इनके पास इंग्लैंड था, ठीक है। यूके को आप देखें, अगर ये गोरे जो हैं यूके के, उनको हम कहते हैं एंग्लो सैक्सन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड जो था, जो आयरलैंड है इंग्लैंड का, वो रोम के टाइम पे उसको कहते थे सैक्सनी, अच्छा, ठीक है, सेक्शन कहते हैं उसको, सेक्सनी। और एंग्लो लोग इटालियन है, तो उनका जब मिक्सचर हो वो एंग्लो सेक्शन हो गया, सही। तो उन पे भी इनका कब्जा था, सही। तो ये आप बात करें फिर क्या आप इन्होंने जो है आपका मोस्ट ऑफ द नोन वर्ल्ड, मोस्टली यूरोप वाज अंडर द कैप्चर ऑफ रोम, नॉर्थ अफ्रीका अंडर द कैप्चर ऑफ रोम, सेंट्रल एशिया, यानी आप बात करें मॉडर्न डे टर्की के एरिया, इस्तांबुल, ये सारे एरिया में रोम का कब्जा था, ठीक है। लेकिन रोम के साथ साथ पर्शियन एम्पायर भी थी, तो दो एम्पायर थे, बिल्कुल, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, इनमें भी कंपटीशन चल रही है, ठीक। ये हो रहा है 2nd सेंचुरी में। बाकी की दुनिया में अरब्स भी थे, लेकिन दे वर नॉट अ पावर, ठीक है। इंडिया में भी कुछ सिविलाइजेशन थी, लेकिन दे वर नॉट ग्लोबल पावर्स, ठीक है, दे वर लोकल रीजनल पावर्स। ट्रेड भी चलता था इनके अंदर, कि ये भी एविडेंस मिलता है हिस्ट्री में कि रोमन्स को जब स्पाइस की जरूरत पड़ती थी, वो हिंदुस्तान से लेके आते थे, क्योंकि स्पाइस हिंदुस्तान में होता था। डायमंड जो ना, डायमंड, तब दुनिया की एक ही डायमंड माइन थी, वो इंडिया के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर गोलकुंडा में थी,
जहां से कोहिनूर निकला है। अच्छा, जहां से कोहिनूर, तो वहां से भी वो डायमंड लेके आते थे। तो इस तरह बिजनेस होता था। लेकिन ग्लोबल एम्पायर नहीं थी हिंदुस्तान की एम्पायर, ठीक, ताकि उनको थ्रेटन करे। ग्लोबल एम्पायर दो थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। बात करें 2nd century AD ऑनवर्ड्स, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑनवर्ड्स। तो अब फिर उसके बाद पर्शिया और उनकी कॉम्पिटिशन चल रही। सही। अच्छा, ये कंपटीशन 300-400 साल चली है, जंगें होती रही, कभी पीस होता रहा, कभी जंग होती रही, इस तरह कोई नहीं, कभी इन्होंने ये टेरिटरी ले ली, कभी। और एट द सेम टाइम एक दूसरे के साथ कम्पीट करने के साथ साथ ये लोग दूसरी छोटी छोटी एम्पायर्स को हड़प करते हैं, ठीक है ना, खत्म होती रही। हाँ, छोटी छोटी एम्पायर्स को अपने अंदर समेट लिया, ठीक है, अपना कल्चर वहां पे भेज दिया। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, नॉर्थन अफगानिस्तान में आज भी लोग पर्शियन बोलते हैं। जब मुगल्स हिंदुस्तान में आए, वो क्या बोलते थे? पर्शियन। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर द मुगल्स वाज पर्शियन। Why? Because they are from that area which was under the Persian Empire's dominance. ठीक। अब 2nd century के बाद ये कंपटीशन चली 400 साल। 400 साल तक, सही, ठीक है। उसके बाद 6th century AD में एक और बड़ा चेंज आया। वो चेंज क्या था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, ठीक है, सही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह पे आए कि जो ऐसी कौम थी कि जब सिकंदर निकला ना वहां से, सिकंदर आजम, तो उसने अरबों को देखा, उसने कहा कि ये लोग उस लायक नहीं कि वो मेरे जैसा इंसान इनका बादशाह बने। अच्छा, ये इतने सैवेज हैं, इतने सैवेज हैं, तो मैं इनका बादशाह नहीं बन सकता, तो मैं इनको कब्जे करने का कोई फायदा ही नहीं। तो उसको क्रॉस करके नॉर्दर्न अरेबिया से निकल गया। अच्छा, ठीक है, उसने सदर्न अरेबिया में नहीं आया, उसने कब्जा नहीं किया। लेकिन तब वहां पे काबा था, ठीक, काबा तो था, क्योंकि काबा और वहां पे इबादत होती है, लेकिन वो बुत परस्ती, ठीक है, तो लात मनात उज़्ज़ा, ये सारी चीजें। एनी हाउ, ये इनकी सिचुएशन थी अरब में, ठीक है। तो उनको कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझता था। लेकिन अजीब चीज क्या हुई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6th century में आए, ठीक है, उन्होंने 40 years की एज में नबूवत डिक्लेयर की। सही। और उनके 23 years के अंदर वो जो लोग थे, जो लोग इग्नोर करते थे, वो एक ऐसी सिविलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो गए कि वो ग्लोबल एम्पायर बनने की शुरुआत कर दी उन्होंने। शुरुआत कर दी, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और कोई सोच ही नहीं रहा था कि ये लोग करेंगे। हाँ, सिकंदर जैसा बंदा उनको छोड़ के चला। हाँ, और वो पर्शियंस उनको ज्यादा थ्रेट नहीं देते थे, ना रोमन्स इनको ज्यादा थ्रेट देते थे, कि कुछ था नहीं, ठीक है, कुछ था नहीं। और तब तक रोमन एम्पायर में 2 हिस्से पड़ चुके थे, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर। सही, ठीक है। वेस्टर्न रोमन एम्पायर में कैथोलिसिज्म का होल्ड हो गया था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर में ऑर्थोडॉक्सी का, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में सेक्ट पड़ चुके थे, लेकिन थी एक रोमन एम्पायर, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आते थे आपके सीरिया, ठीक है, लेबनान, ये सारे एरिया ईस्टर्न में आते थे। वेस्टर्न रोमन एम्पायर में आते थे आपके यही जो यूरोप आ गया सारा, ठीक है, जर्मनी, इटली, स्पेन, ठीक है। और पर्शियन एम्पायर का कैपिटल था बगदाद। सही, ठीक है। और बगदाद पहले हिस्टोरिकली पर्शियंस ने लिया था बेबीलोनियन से। अच्छा, ठीक है, बेबीलोनियन से उन्होंने लिया था। तो ये जो है, ये दुनिया की सिचुएशन। सही। अच्छा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के अंदर अरेबिया कंसोलिडेट हो गया था। मतलब सारा अरेबिया मुसलमानों के डोमिनेंस में आ चुका था। ठीक है, मुसलमानों का डोमिनियन था अरेबिया पे। सारी ट्राइब्स यूनाइट हो गई थी इस्लाम के नाम पे। ठीक, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु का हुकूमत आई 2 साल, उसमें रिबेलियंस भी हुए। अच्छा, उसमें रिबेलियन, रिदा की जंग कहते हैं उसको। कुछ ट्राइब्स थी, उन्होंने कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो हम ज़कात नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, तो वॉर ऑफ पेस्टसी कहते हैं। तो उनके खिलाफ जंग हुई, उनको हराया, सबक्यू किया। सही। फिर एक फिर जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु का वक्त आया, वो 12 साल के अंदर मुसलमान एम्पायर ने, अरब एम्पायर ने पर्शियन को फतह किया, पर्शियन एम्पायर को भी फतह किया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को भी खत्म कर दिया। अच्छा, यहाँ तक इजिप्ट को भी ले लिया। मतलब जो हिस्टोरिकली सुपर पावर्स थे ना, वो इनके डोमिनियन में आ गए, सारे आ गए। ठीक है, सारे आ गए। और ये एक बहुत बड़ा मिरेकल हिस्ट्री, बिकॉज इन अ स्पैन ऑफ 50 years Muslims conquered the lands which was larger than any other civilization in the history. Because you imagine, you've taken a massive Persian empire, which is 4,000 years old. You've taken a 500, 600-year-old Roman empire. You've taken a 4,000-year-old Egyptian empire. आपने ले लिया। फिर आप एक चीज और क्यूरियस नोट करें, जब अरब्स जो थे, सब अरेबियन पेनिनसुला में जो गल्फ है, उसमें अरबी बोला जाता था। सही, ठीक है, सही। सीरिया, लेबनान, उसमें अरबी नहीं बोला जाता था। नहीं बोला जाता, नहीं, वो लैटिन बोलते थे। अच्छा, लैटिन बोलते, क्योंकि वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी। राइट, तो दे आर लैटिन स्पीकर। कुछ अरब ट्राइब्स थी, लेकिन दे वर लैटिन स्पीकर्स। बगदाद में पर्शियन बोला जाता था, वो पर्शियन लैंग्वेज चलती थी। इजिप्ट में मिक्सचर ऑफ ग्रीक, क्योंकि ग्रीक का हुकूमत वहां पे, कुछ इजिप्शियन लैंग्वेजेस थी, उस तरह की बात, लैटिन बोली जाती थी, उस तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी। तो अरबी नहीं बोली जाती थी। ठीक, फिर अरबी इन सारी जगह की लैंग्वेज हो गई, सारी जगह की लैंग्वेज हो गई।
क्योंकि जब कोई सुपर पावर किसी चीज को कब्जे करता है तो वहां पे वो लैंग्वेज लाते हैं, कल्चर लाते हैं, हर चीज लाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक सुपर पावर अरब एम्पायर बन गई, एक तरह की प्रॉपर सुपर पावर बन गई। वो 6th सेंचुरी की बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो मुसलमान कुछ जो सुन्नी मुसलमान है वो कहते हैं कि भाई जो खुलफा राशिदीन है वो 30 साल तक हुकूमत उनकी चली, सही, ठीक है। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से लेके इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की ये जो 30 साल है, ये 30 साल खुलफा राशिदीन है, ठीक है। ये जो सही पाथ है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे हम सब पता है करबला के जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, वो सारे इंसिडेंट इंटरनल, लेकिन तब भी पावर तो था, पावर तो था। अब गवर्न कैसे होता था पावर, ऐसे गवर्न होता था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मदीना के अंदर उमर इब्न खत्ताब है, ठीक है, रज़ियल्लाहु अन्हु, वो हुकूमत है, उन्होंने जो पर सीरिया का गवर्नर किसी को दे दिया कि आप वहां के गवर्नर हैं, ठीक है। इजिप्ट के गवर्नर किसी और को बना दिया, और गवर्नर वहां पे गवर्न करते थे और यहाँ पे इस तरह, क्योंकि मॉडर्न टाइम से की जितनी कम्युनिकेशन नहीं थी तो ये इस तरह से मैनेज होती थी सारी सिविलाइजेशन। तो ये आपने बात ये सेटअप था। अब जब करबला की जंग हुई और जब लीडरशिप की बैटल शुरू हुई, ठीक है, तो बनी उमैया ने शुरू की उमैयद एम्पायर, ठीक है, जिसको कहते हैं खिलाफत उमैया। तो वो एक एम्पायर थी जो डायनेस्टी बेस्ड थी, सही। उसके पहले डायनेस्टी बेस्ड नहीं थी। अब ये डायनेस्टी बेस्ड एम्पायर शुरू हुई, ठीक है, बाप से बेटे को। उमैयों के पास काफी उनका भी डोमिनियन था, काफी कुछ लैंड थी उनके पास, वो दे केम ऑन टॉप एंड दे हैड रिबेलियंस अगेंस्ट देम। वो रिबेलियंस कहां से है, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ैद बिन अली, ठीक है, उनका रिबेलियन था। फिर आप देखें अब्बासियों का रिबेलियन हुआ, मुख्तार सख्फी थे, ठीक है। फिर फातिमिद का रिबेलियन था। तो ये रिबेलियंस चल रहे थे इनके खिलाफ। अब एट द सेम टाइम फिर क्या हुआ कि अब्बासिड्स केम ऑन टॉप, दे वन अगेंस्ट द उमय्यद। अब्बासिड्स टुक ओवर फ्रॉम द उमय्यद, सही, ठीक। Abbasids took over with the help of non-Arabs. क्योंकि वो पर्शियन थे। अब्बासिस तो थे अरब, क्योंकि इब्न अब्बास की औलाद है ना वो। सही। अब्बास जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उनकी औलाद है। लेकिन उमैयों के टाइम पे क्या होता था कि नॉन अरब्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, मोर और लेस। अच्छा, इसलिए उनको सिंपैथी वहां से मिली। हाँ, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, मोर और लेस। उन्होंने कहा ये, तो उन्होंने अब्बासियों को सपोर्ट, अब्बासियों ने आके, और अब्बासियों को सपोर्ट था अहले बैत का भी उस वक्त, क्योंकि ये ना बात ये थी कि अब्बासियों ने इनिशियली ये प्रॉमिस किया था कि हम वी विल गिव, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने, और वो खिलाफतों की जंगें चलना शुरू हो गई। तारीख में है कि अब्बासी ने और फातिमीद ने दोनों ने ये कमिटमेंट किया और दोनों ही नहीं कर पाए। हाँ, नहीं किया उन्होंने। तो ये कमिटमेंट थी, लेकिन खैर एनी हाउ वो सपोर्ट, वो सिचुएशन थी, ठीक है। अब उसके बाद अब्बासियों की हुकूमत आई, तो यू टॉकिंग अबाउट 7th और 8th सेंचुरी। अब एक और चीज क्यूरियस लोगों को पता नहीं है, बहुत मुसलमानों को, कि सारे उमैये खत्म नहीं हुए थे। एक उमैया था, उसका नाम था अब्दुर्रहमान, जो मोरक्को के है ना। तो वो अब्दुर्रहमान, he was able to run away from Damascus, क्योंकि कैपिटल उमैयों का दमास्कस था। He ran away from Damascus to where? To Spain, अंदलुस। वो क्यों गया अंदलुस? कि अंदलुस में हुकूमत थी बर्बर लोग। बर्बर कौन होते हैं? ये जो नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को के लोग हैं। और वो किसने एस्टैब्लिश की थी? वो की थी तारिक बिन जियाद ने। तारिक बिन जियाद अरब नहीं था, तारिक बिन जियाद वाज अ बर्बर, लोकल नॉर्थ अफ्रीकन का, मोरक्को का, जो हिस्टोरिकली करथाज था, कार्थेज। अच्छा, वो लोग हैं, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन उनकी जो एथनिसिटी वो अरब नहीं, तो उन्होंने स्पेन को कब्जे कर लिया। तो अब्दुर्रहमान जब वहां पे गया तो उसने देखा कि अरबों के बीच में और बर्बरों के बीच में जंग, वहां पे डिफरेंसेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं स्पेन में, अंदलूस में। अब्दुर्रहमान का बाप अरब था, माँ बर्बर थी, तो उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने अपनी वहां पे एम्पायर बना दी, अपनी खिलाफत बना दी। छोटी सी हिस्ट्री में देखा, लेकिन बहुत पावरफुल एम्पायर थी। अच्छा? अंदलूस पावरफुल इन द सेंस कि जितना नॉलेज अंदलूस में पैदा हुआ है ना अब्दुर्रहमान के जमाने में, हाँ, अब्दुर्रहमान और सब्सिक्वेंट 200-300 साल में, तो फिर हो क्या गया कि दो सुपर पावर इमर्ज हुए। एक सुपर पावर अब्बासियों का सुपर पावर, एक उमैयों का सुपर पावर अंदलूस में, ठीक है। और यूरोप के अंदर शुरू हो गई डार्क एजेस। वो क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो गया था, रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गई पूरी तरह से। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर को तो मुसलमानों ने ले लिया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर को कोलैप्स होने के बाद जो लोकल जो पेगन लोग थे ना, उन्होंने ले लिया छोटे छोटे टुकड़े, और वो क्रिश्चियन जो पेगन थे। अच्छा, तो एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, वहां पे कोई ना एजुकेशन था। तो एक थोड़ा साइड ट्रैक है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा कहते हैं कि दमास्कस के अंदर और अंदलूस में, ठीक है, वहां पे हम्माम थे, पब्लिक बाथ, स्ट्रीट लाइट थी। अच्छा, हर एक घर में 10 किताबें होती थी। अच्छा, और यूरोप के अंदर अ मॉनेस्ट्री वाज लकी टू हैव 1 बुक।
और स्ट्रीट में पिग्स फिर रहे हैं, गंदा कचरा सब, इतनी खराब हालत है। ये कौन सा जमाना है? ये आप बात करें 8th सेंचुरी AD से लेके 8th सेंचुरी में। देखें कि कहाँ स्टेटस दोनों कहाँ खड़े हैं। हाँ, तो यूरोप, पूरी दुनिया उस हालात में खड़ी हुई है। और यहाँ पे तब भी हिंदुस्तान में एम्पायर थी, लेकिन वो ग्लोबल एम्पायर नहीं थी। ठीक है, जैसे आपको पता है जो हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम जो 7th सेंचुरी में आए थे, ही वाज उमैया, ही केम टू इंडिया, और इंडिया के अंदर हुकूमत थी, लेकिन दे वर नॉट ग्लोबल हुकूमत। ठीक है, दे वर लोकल हुकूमत। तो हम ग्लोबल हुकूमत की सिर्फ बात करेंगे, तो ये ग्लोबल एम्पायर। सो वो आई कोर्डोबा में। कोर्डोबा वाज द कैपिटल ऑफ अंदलुस। उसने लिखा कि कोर्डोबा इज द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। और वो शौक हो गई कि ऐसी भी सिटी हो सकती है जहाँ पे रनिंग वाटर है, लाइटें लगी हुई है, लोग नहा रहे हैं, लोगों से खुशबू आ रही है, ये कैसे हो सकता है? यानी शी वाज शॉक्ड। सही कह रहे हैं। एट द सेम टाइम बगदाद की ये सिचुएशन थी कि बगदाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई थी अब्बासियों ने। उस यूनिवर्सिटी को कहते थे हाउस ऑफ विजडम। हाउस ऑफ विजडम। ठीक है, तो दुनिया में अगर कोई भी स्कॉलर है, मुसलमान है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, हिंदू है, अगर उसने एजुकेशन लेना है तो बगदाद जाता था। इसीलिए क्या हुआ कि मुसलमान वेर एबल टू continue the knowledge which was left by the Romans and Greeks, translate it into Arabic and add more to it. ठीक है, और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 6 एग्जांपल देता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा हिस्ट्री में, जैसे आपने सुना होगा ये अपने इब्न सीना। इब्न सीना, ये लोग they were Persians. अच्छा, they were Persians. Scientists or chemists and mathematicians. Now these people, they lived in a एम्पायर which was 4000 years old. एम्पायर में क्या होता है, आपको एजुकेशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये लोग मुसलमान हो गए, फिर उन्होंने उस एजुकेशन में एक्सपांशन किया, ग्रोथ की। ठीक है, इनके पास स्टेटस था। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल रोमन लेटर्स देखें आप, रोमन जो अल्फाबेट होते हैं, रोमन किस तरह लिखते हैं। तो मुसलमानों ने वहाँ हाउस ऑफ विजडम में बैठ के ये रिसर्च की, यार ये रोमन लेटर में अगर हमने 10 बिलियन लिखना है, हम कैसे लिखेंगे? सही, ये तो बहुत मुश्किल है लिखना, बहुत मुश्किल है। तो उनको फिर जीरो का कॉन्सेप्ट इंडिया से मिला। अच्छा, और जीरो से फिर उन्होंने 1 2 3 4 5, और इसीलिए आज हम जो न्यूमरल्स यूज करते हैं उसको अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने इन्वेंट की, जीरो इन्वेंट हुआ था इंडिया में। वो इंडिया से जीरो ले आए। उन्होंने देखा कि ठीक है, एरिस्टोटल और प्लेटो ने ग्रीस में ये रिसर्च किया, वो दोनों को उन्होंने जोड़ा, उसको एनालाइज किया, क्रिटिकली एनालाइज किया, उसके बाद उन्होंने उसमें इजाफा किया और नंबर्स बनाए। ठीक है, नंबर्स बनाए। तो ये तो एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी। हम बात करें वापस सिविलाइजेशन की, तो मैं उस बात पे नहीं आऊंगा। नहीं, बिल्कुल सही। तो ये सब कुछ चला कब तक? ये सब कुछ चला आपका 12th 13th सेंचुरी। सही, कि 13th सेंचुरी में एक और चीज हुई। सही, और वो हुआ मंगोल इन्वेजन। चंगेज खान हुआ दुनिया को। अच्छा, सही, चंगेज खान हो गया दुनिया को। ठीक है, चंगेज खान की स्टोरी क्या कि वो मंगोलिया है ना, मॉडर्न डे मंगोलिया, वहां पे क्या था, ट्राइब्स थी छोटी छोटी। ठीक है, सही, एक कबाइल, वो कबाइल एक दूसरे के लड़ते रहते थे। और साथ में चाइना था जो भी एक एम्पायर थी, लेकिन ग्लोबल एम्पायर नहीं थी। तो चाइना मंगोलियन नहीं थे? नहीं। अच्छा, चाइनीज अलग थे, येन डायनेस्टी कहते हैं उनको शायद, तो डायनेस्टी थी वहां पे, लेकिन वो ग्लोबल एम्पायर नहीं थी। इंडिया में भी डायनेस्टी थी, चाइना में, लेकिन ग्लोबल। ठीक, तो एक थी वहां पे। तो उन लोगों ने फिर मंगोलिया पे उनका हुकूमत थी। हुकूमत कैसे कि वो ऐसे ही थे मंगोलिया के ट्राइबल लोग। चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में सारी ट्राइब्स को यूनाइट किया। अच्छा, ठीक है, यूनाइट करके उसने पहले चाइना को इन्वाइट किया। अच्छा, ठीक है, जो चाइना की वॉल बनाई है ना उन्होंने, वो मंगोलों को बाहर रखने के लिए बनाई थी। अच्छा, चाइना ने? हाँ। अच्छा, ठीक है, ये तो कर लिया ना चाइना में। फिर इसने देखा कि मेरे जैसे यहाँ ये मंगोलिया, ठीक है, यहाँ चाइना है, तो ये हो गया वेस्ट, हो गया मंगोलिया का। ठीक है, मंगोलिया के वेस्ट में क्या था, पर्शियन एम्पायर। ठीक है, जो मुसलमानों की हुकूमत में थी तब। तो उसने देखा कि ये तो बहुत पावरफुल एम्पायर है। उसने एक एमिसरी भेजा पर्शिया में कि मैं मंगोल हूँ, मैं चंगेज खान हूँ, मेरे पास ये हुकूमत है, तो मुझे टैक्स दो, नहीं तो मैं तुम पर अटैक करूंगा। तो जो पर्शिया का उस वक्त गवर्नर था, उसने ये कहा कि बोले तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमसे ऐसी बात कर। मंगोलिया ने फिर अटैक कर दिया पर्शिया पे। सही, पर्शिया ने, उन्होंने मुसलमानों से ले ली। ठीक है, अब क्या होता था कि तब अब्बासी थे बगदाद में। ठीक है, पर्शिया में थी, अब जो एम्पायर थी, जो कुछ इनके साथ थी, कुछ इनके खिलाफ थी, लेकिन थी छोटी छोटी। चाइना थी, इंडिया थी। नहीं, पर्शिया में भी। अच्छा, चाइना इंडिया तो उस तरफ है। तो मंगोल्स इस तरफ आए, वेस्ट में ना। वेस्ट में उन्होंने पहले पर्शिया ले लिया। पर्शिया लेने के बाद मंगोलों का ये कहते हैं कि हर मंगोल घोड़े सवार के पास 2 घोड़े होते थे। अच्छा, एक घोड़े पे राइड करता था और दूसरे घोड़े को साथ में रखता था। जब प्यास लगती थी तो घोड़े का खून पीते थे, और भूख लगती थी तो काट के खा जाते थे। तो इसलिए वो आगे मार्च कर सकते थे जितना मार्च करें। और जब अगर वो कोई सिटी को टेक ओवर करते थे ना, तो उस सिटी में
वो एक पहाड़ बनाते थे मर्दों के सर का, एक पहाड़ औरतों के सर का, कुत्ते बिल्ली तक को मार देते थे ताकि वो टेरर से 10 सिटी सरेंडर कर दे। तो ये मंगोल टैक्टिक थी। तो मंगोलों का ऐसी सिचुएशन थी कि उन्होंने, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते, उन्होंने बगदाद तक को टेक ओवर कर लिया। अच्छा। और मुतासिम द सेकंड वाज द खलीफा अब्बासी, उसको बगदाद में उसने मार दिया। मुतासिम बिल्ला उसको मार दी थी। मारने के बाद वो कहते हैं कि बगदाद में जब मैसेकर हुआ था तो हलागू था, जो चंगेज खान का ग्रेट ग्रैंडसन था, हलागू खान, उसकी हुकूमत थी। ठीक है, वो था उसका, वो गवर्नर था, वो था अपना कमांडर। तो जो नदी है ना बगदाद में, टाइग्रस रिवर, वो खून से लाल और इंक से ब्लू, इतनी खराब हालत हो गई। तो ऐसी सिचुएशन हो गई जो हाउस ऑफ विजडम नहीं, जो जिसको उसकी सारी बुकें जला दी क्योंकि ये एजुकेटेड लोग नहीं थे, इनकी सिविलाइजेशन नहीं थी, ये बन रही थी सिविलाइजेशन। तो इन्होंने पूरा बगदाद साफ कर दिया और ये पहुंच गए आपके यूरोप तक, मंगोल। ठीक है, तो 13th सेंचुरी से लेके अपना 14th-15th सेंचुरी तक ये सिचुएशन। ये एक बीच में एक सवाल कभी कभी लोग रेस करते हैं कि जब मुसलमानों की सारी बुक्स जल गई तो फिर हिस्ट्री कैसे आई? तो मैंने कहा साथ साथ इसको नहीं देखें, बगदाद खत्म हो गया लेकिन कुछ बुक्स थी अलग अलग छोटी छोटी सिटीज में, सही, कुछ अंदलुस में पड़ी हुई थी, ठीक है, तो स्प्रेड हो चुकी लेकिन तो सारी नहीं जली, सारी नहीं, मतलब बगदाद में सब मोस्ट थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी। ठीक है, बाकी फैला हुआ था नॉलेज, यहाँ तक के अपना सिंध तक फैला हुआ था नॉलेज, क्योंकि सिंध भी मुसलमानों के डोमेनियन में था। ठीक है, तो नॉलेज फैला हुआ, बिल्कुल खत्म नहीं हो गया। ठीक है, ये क्या लागू ने, अभी आप बात करें 13th सेंचुरी में, उसके बाद क्या हुआ? हो गया। हाँ, उसके बाद ये मंगोलों की हुकूमत बन गया, अब मंगोल सुपर पावर बन गया। यानी अगेन ये हो गया कि वर्ल्ड हैड नेवर सीन अ बिगर एम्पायर देन मंगोल एम्पायर एट दैट टाइम। उनकी रोमन से भी बड़ी एम्पायर हो गई, उमैयों से बड़ी एम्पायर हो गई, दे बिल्ट अ मैसिव एम्पायर। अब आप बात करें मंगोल एम्पायर की स्ट्रेटजी, मंगोल ने क्या किया? उन्होंने पर्शियंस को टेक ओवर कर लिया, जो मुसलमानों के पास था, अरबों को टेक ओवर कर लिया, ठीक है, उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका ले लिया और यूरोप तक घुस गए। ठीक है, इससे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है। सही, ठीक है, सही। तो इनके अंदर फिर फूट पड़ना शुरू हो गई। सही। तो इसमें दो चीजें हुई 13th सेंचुरी के बाद। एक हुई राइज ऑफ द टर्क्स, ऑटोमन एम्पायर, टर्क्स की राइज। ऑटोमन से पहले सुलेमानी टर्क कहते हैं जिनको, सेल्जुक टर्क, सही, उनका राइज हुआ। सही। सेल्जुक कौन थे? कि जब चंगेज खान बाहर निकला मंगोलिया से और अटैक कर रहा था लोगों को, तो वहां की कुछ ट्राइब्स थी जो टर्किश ट्राइब थी, वो भाग गई। अच्छा। हाँ, और भाग के उन्होंने रेफ्यूज कहा लिया मुसलमानों के पास। सही। तो वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। तो मुसलमान कहा ये वॉरियर ट्राइब है, हम इनको हायर कर लेते हैं हमारे लिए लड़ने के लिए। ठीक है, तो पर्शियंस ने, फातिमिड्स ने, फिर आपके ये उमैयों ने, इन्होंने इनको मंगोल्स को, टर्क्स को, जो मंगोल से भाग के आए थे सेंट्रल एशिया से। सही, तो उनको हायर कर लिया। मंगोल्स और टर्क्स सेंट्रल एशिया में रहते थे, टर्क्स भाग के यहाँ पे आ गए थोड़े बहुत। तो ये यहाँ पे बगदाद में उमैयों के पास, ये अपने अब्बासियों के पास कमांडर थे, इनके सिपहसालार इनके पास थे। तो खलीफ नहीं थे लेकिन इनके पास पावर था। सही, ठीक है, रियल पावर। सही। तो इन्होंने बगदाद में खलीफा खत्म कर दिया मंगोल ने 13th सेंचुरी में। उसके बाद जो है टर्क्स, उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी किंगडम बना ली, कुछ ने डील कर ली मंगोलियों के साथ। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। अच्छा, उसमें फिर दूसरी चीज ये हुई कि चंगेज खान का एक बेटा था, उसका नाम था जोची का बेटा था, उसका नाम था बरके खान। सही। बरके खान के पास समरकंद, बुखारा, इसकी हुकूमत थी, जो पर्शिया का डोमेनियन। सही। और बरके बन गया मुसलमान। सही। सही। बरके हो गया कन्वर्ट। सही, ठीक है, वो बादशाह था पर्शिया का, वो बन गया मुसलमान। उसको पता चला कि उसके कजिन भाई ने, हलागू ने, मुसलमानों को बहुत मारा है। ठीक है, तो जब हलागू वापस आया मंगोलिया में, तो सारे बैठे हुए थे। बरके ने कसम खाई कि मैं इसका बदला लूंगा मेरे कजिन से, जो मारा है उसने। हाँ, उसने मुसलमान। तो मंगोल सिविल वॉर शुरू हो गया आपस में। हाँ। और उनका रूल ये था, तो चक्कर ये था कि जब चंगेज खान मरा ना, तो उसकी 5 होड़ थी। होड़ मतलब घुड़सवार की उसकी आर्मीज थी, 5 आर्मी। उसने अपने बेटों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी 5 आर्मी, एक आर्मी। तो इसके पास थी गोल्डन आर्मी बरके खान के पास, और हलागू के पास थे इल खानित कहते हैं उसको, वो थी उसके पास। अब उनका रूल ये था कि अगर किसी एक ने दूसरे को हरा दिया तो उसकी आर्मी उसकी। अच्छा, उसकी आर्मी उसकी। तो बरके ने कसम खाई कि मैं हलागू से बदला लूंगा। और कहते हैं कि अगर बरके ने हलागू को नहीं हराया होता तो मक्का मदीना भी मंगोलों के कब्जे में आ जाता। तो इतना बड़ा रोल है बरके का। ठीक है, बरके का रोल बहुत खतरनाक किस्म का रोल है उसका। ये नहीं लोग इग्नोर कर, उस समय पता नहीं क्यों नहीं समझते, लेकिन बहुत बड़ा रोल है बरके खान का। अगर आपको मौका मिले तो बरके खान, BERKE खान, उसके बारे में पढ़ें। ही वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, फर्स्ट जनरेशन मुस्लिम बिकॉज ही कन्वर्टेड, वो। ठीक है,
दूसरा एक और बैक ऑफ हुआ था मंगोलों को कि जो टर्किश ट्राइब्स थी ना अलग अलग, वो टर्किश ट्राइब्स के पास होते थे लोग जिनको कहते थे मामलक ने हिंदुस्तान में भी हुकूमत की है। मामलक वो लोग थे कि जो स्लेव्स थे, मजदूर, गुलाम, वो गुलामों की आर्मी थी, वो गुलामों की आर्मी। हाँ, लेकिन वो कैसे जैसे वो अपने अब्बासी गुलामों को आर्मी बना लेते थे। तो मामलकों ने भी एन जलूत एक जगह है, वहां पे इनको हराया था मंगोल को। उसके पहले मंगोलों को किसी ने नहीं हराया, नॉन मंगोल को किसी ने नहीं हराया, नॉन मंगोल ने किसी मंगोल को हराया नहीं था एन जलूत तक। तो एन जलूत में हराया था, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन साइड की बात है। तो इस तरह टर्किश थे, ठीक है। अब उनकी सिविल वॉर हो गई मंगोल्स की। सिविल वॉर होने के बाद बरके जीत गया जंग और हलागू को मार दिया उसने, ठीक है। तो हलागू को मारने के बाद उसकी आर्मी उसकी हो गई। मतलब चंगेज खान की सारे औलादों में बरके वाज द मोस्ट पावरफुल, ही वाज अ मुस्लिम, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कौन सा साल, या 13-14 सेंचुरी की बात, 14 सेंचुरी के आसपास। तो जब बरके मुसलमान हुआ तो फिर उसने क्या किया, जो लोग खोपड़ियों के पहाड़ बनाते थे उन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटी बनाना, सारी नॉलेज को वापस ले आए, सारा एजुकेशन शुरू कर दिया। यहाँ तक कि फिर ये लोग हिंदुस्तान तक आ गए। इन्होंने फिर जो मिडिल ईस्ट था वहां पे फिर राइज हुआ ऑटोमन एम्पायर का, जो टर्क्स थे, जो भाग के आए थे। लेकिन टर्क्स और मंगोल्स कजिन थे क्योंकि एक ही जगह से आए थे, तो इनकी ट्रूस हो गई क्योंकि मंगोल्स जो है मेजोरिटी मुसलमान हो गए, टर्क्स जो वो भी मुसलमान थे। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे भाई हो, हम तुमसे नहीं लड़ते, हम कहीं और जगह लड़ेंगे। तो वो फिर और जगह लड़ना शुरू हो गए, ठीक है। पर्शिया में तब एक और एम्पायर थी, ठीक है, जिनका अच्छा सफाविद थे पर्शिया में। सफाविद्स वर आल्सो टर्किक, लेकिन उनकी भी एक एम्पायर थी, ठीक है। तो वो सफाविद्स वहां पे, यहाँ पे आपके टर्क्स और यहाँ पे मंगोल्स, और ये हर जगह फैलने लगे, सही, हिंदुस्तान तक फैल गए, ठीक है। तो जो आपके शुरू जो इन्वेजन हुए थे 10th-11th सेंचुरी हिंदुस्तान में, वो टर्किक लोग थे, टर्किक मुसलमान थे जो पर्शियन बोलते थे, वो आके हुकूमत करते थे, सही, ठीक है। तो जैसे आपके अल्तमश हो गया, तैमूर लंग हो गया, ठीक है। तैमूर जो था, बड़ा नाम तैमूर की उंगली कटी हुई थी शायद, उसका पैरलेन था। तैमूर की वो मदर की साइड मंगोल था, बाप की साइड टर्क, तो वो इस तरह की हुकूमत तैमूर लंग, तब ऑटोमन एम्पायर थी। तो ये एम्पायर फैलने लगी, तब ये एम्पायर थी, ठीक, मुसलमानों की। अब ये एम्पायरों का डिक्लाइन आना शुरू हुआ अराउंड 16-17 सेंचुरी, 16-17। तब तक हिंदुस्तान भी मुसलमानों के डोमिनियन में आ चुका था, सही। तो आप सोचें 15 सेंचुरी की मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। आपका जो ये अरेबिया है, अप टू नॉर्थ अफ्रीका, यानी लीबिया, मोरक्को, वहां तक इट वाज इन द कब्जे ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। स्पेन में 13-14 सेंचुरी में, 1492 में स्पेन में खत्म हो गया वो सेंचुरी, तो वहां तक मेडिटेरेनियन तक उनका मुसलमानों का कब्जा था, ठीक है। फिर आपके आ गए यहाँ पे सफाविद, जो ईरान, मॉडर्न डे ईरान और उनकी हुकूमत थी। फिर आपके हो गए मंगोल्स, जो सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सदर्न रशिया। फिर आपके हो गए मुगल एम्पायर, जो अफगानिस्तान से लेके आपकी हिंदुस्तान तक, ये सारा, और इंडोनेशिया तक मुसलमान पहुंच चुके थे। लेकिन इंडोनेशिया में आर्मी नहीं गई थी, ट्रेडर्स गए थे, बिजनेसमैन गए थे, लेकिन वहां तक ये डोमिनियन था इस्लाम का। लेकिन एक यूनाइटेड एम्पायर नहीं थी, सही, अलग अलग डायनेस्टीज थी, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी। अब ये सब चला 16 सेंचुरी तक, सही। फिर 16 सेंचुरी में एक और चीज हुई यूरोप में, उसको कहते हैं रिनाइसेंस। रिनाइसेंस वाज अ नॉलेज रेवोल्यूशन। अच्छा, वहां पर, हाँ। तो 8th सेंचुरी से लेके 14-15 सेंचुरी तक क्या हुआ यूरोप में? डार्क एज, याद आया कि वो बदबू, कोई एजुकेशन नहीं। यहाँ तक कि ये नहाने में भी जो है वो लोग सालों में नहाते थे। जो सोप है ना, साबुन, वो भी इन्वेंट मुसलमानों ने किया है, ठीक है। यहाँ तक कि ये एविडेंस मिलता है कि जब 11th सेंचुरी के अंदर कोई सेंट मरता था ना यूरोप में, तो उसकी लाश को जब उन्होंने कवर करना होता था ना, तो वो सिल्क मुसलमान की लूम से लाते थे, क्योंकि वहां उससे अच्छा सिल्क कहीं मिलता ही नहीं था। तो आज भी कुछ पेंटिंग है 11th-12th सेंचुरी के, जिसमें वर्जिन मैरी, जो जीसस की माँ कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी जो आइडल्स है, उसके ऊपर जो सिल्क का गाउन चढ़ा हुआ है, वो गाउन पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुसलमान की लूम से आया था, और उस पे अरबी में इंस्क्रिप्शन है। तो इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन खैर वो बात अगेन पीछे चले गए। तो रिनाइसेंस आया। रिनाइसेंस जो है वो एजुकेशनल रेवोल्यूशन था। जैसे फॉर एग्जांपल वियना में जो है प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई, हम लोग फतवे लगाते रहे। हाँ, तो जो यूरोपियंस करते थे ना 8th से 15th सेंचुरी में, वो हम लोग हमने शुरू कर दिया, हमने शुरू कर फतवे लगा दिए। फिर हम यहाँ पे अपना 17th, 18th, 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ठीक है, लोकल बैटल से। ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो ये जो सिचुएशन चली, ये चली आपकी
तकरीबन आप समझ लें 15, 16, 17 सेंचुरी में राइज ऑफ यूरोप। उसमें एम्पायर्स राइज हुई, कंपीटिंग एम्पायर्स। एक थी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो चली अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। उसमें हंगरी है ना, जो हंगरी और उसके पार्ट आते हैं। फिर एक थी आपकी ब्रिटिश एम्पायर, एक आपकी थी स्पेनिश एंड पोर्चुगीज एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, ये सारी एम्पायर। फिर जो ब्रिटेन ने जो न्यू फाउंडलैंड, नई लैंड जो कब्जे की थी, वो क्या थी, नॉर्थ अमेरिका ले लिया था। कोलंबस स्पेनिश था। अच्छा, कोलंबस स्पेनिश था। वो उसने ढूंढा नॉर्थ अमेरिका, जो आज का नॉर्थ अमेरिका साथ हुआ। वहां पे इनका रहते थे जो ट्राइबल लोग, उनकी उन्होंने साफ कर दिया सब कुछ। 1560 में उनका सोना लूट लिया। लेकिन उसमें इवेंचुअल कॉलोनाइजेशन किया ब्रिटिश ने। उसके लिए कम्पीट कर रहे थे नई टेरिटरी के लिए सारे। आपको जैसे पता है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में डच भी आए हुए हैं, टेक ओवर करने के लिए, लेकिन उन्होंने कब्जे नहीं किया, ब्रिटिश ने कर लिया। तो फिर ये यूरोपियन एम्पायर एक दूसरे से कम्पीट करने लगी फॉर ग्लोबल डोमिनेंस। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ग्लोबल डोमिनेंस और कैसे होता है। एब्सोल्युटली। तो ये फिर है ना, जैसे मैंने आपको बताया रोम ने कैसे किया, ग्रीक ने कैसे किया, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, मुसलमानों ने कैसे किया, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, मंगोलों ने कैसे किया, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अब यूरोप का टाइम आ गया, तो यूरोप में कंपीटिंग एम्पायर, एंड देन दीज वर द कंपीटिंग एम्पायर्स व्हिच वर कंपीटिंग टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली अमेरिका में जो न्यू फाउंडलैंड था, वहां पे सिविल वॉर हुआ 17th सेंचुरी में। सही। तो जो अमेरिका के जो लोग थे, सॉरी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसमें जो अमेरिका में गए हुए थे ब्रिटिश, उन्होंने कहा नहीं, हम अमेरिकन है, हमें अलग चाहिए, हम ब्रिटेन के कब्जे में नहीं, हम कॉमनवेल्थ नहीं, ब्रिटेन का हम कॉलोनी नहीं है। कनाडा कॉलोनी रहा, अमेरिका आजाद हो गया। ठीक है, तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं उसको। फिर उसको एक और चीज है, उसको आपने हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, बॉस्टन टी पार्टी। ठीक है, जो रिवेलियन हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ अमेरिका में, तो वो एक चक्कर। लेकिन कनाडा जो था वो डोमिनियन था। तो ब्रिटिश वर इमर्जिंग एज अ पावरफुल फोर्स। Spanish and Portuguese was a very, very strong, powerful force. Austro-Hungarian Empire was a powerful force. Germany was a powerful force in the First War, and they were competing. तो इसीलिए जो मैंने कहा आपको बात की थी ना कि 19th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर 19th सेंचुरी में they fought it out for ultimate winner. ठीक है, और 19th सेंचुरी में ultimate winner was in my opinion Americans, right? And I think global opinion, but that we'll talk later. So ये जो चक्कर थी 5th सेंचुरी से लेके आपकी 18th सेंचुरी की rough है ना, there is a lot, history. You're talking about 1800 years, but this is the rough situation of the world and the global civilization. Thank you लियाकत भाई। के नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि ग्लोबल पावर जो है वो बेसिकली कैसे बनी, फिर कैसे टूटी, कैसे बनी, कैसे टूटी। और एक जुमला ऑफ द रिकॉर्ड जो अली भाई ने कहा वो ये था कि जो हमने जो आप भी और हमने ये जो लास्ट 30 साल गुजारे हैं, ये ह्यूमन काइंड की जो हिस्ट्री जो पूरी बताते हुए आए हैं, उसमें से बेस्ट टाइम एक तरह से है कि जिसमें उस तरह की लड़ाइयां जिस तरह की नहीं हुई। और उन्होंने उसको अभी यानी ह्यूमन हिस्ट्री को 18वीं सदी तक कवर किया, उसमें उन्होंने बताया। और देखिए कितनी हिस्ट्री फुल ऑफ बस एक लड़ाई, दूसरी लड़ाई, एक पावर। सो मेजर आज भी जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ इसलिए कि मेजर जो ग्लोबल पावर है उसके लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और जब हम प्रोग्राम दूसरा और तीसरा करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि बेसिकली एक ऐसी चीज होने जा रही है जिसके लिए आपको आगाह होना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा प्रोग्राम हैदर टीवी के लिए वो यही खत्म होता है कि हमने अपनी बात कवर की और 18वीं सदी तक का हमारा सफर तय हुआ। और 18वीं सदी तक अली भाई कितना आसानी से लाया और कितनी जगह डी रूट होते रुके हैं वो ये मैं ही जानता हूं। लेकिन कमाल है कि उन्होंने अपने वक्त में वो सारी चीजें हमारे नाज़रीन को दे दी। अगला प्रोग्राम जरूर देखिएगा, जैसे अली ने हल्का से इशारा कर दिया कि अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे 18वीं सदी से 19वीं सदी की। वो फिर भी हमारा माजी रहेगा लेकिन उसका बड़ा रोल है। और एक और जुमला जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड दिया था कि पूरी दुनिया ने, ह्यूमन हिस्ट्री ने जितनी तरक्की 18वीं सदी और 19वीं सदी से की में की है, इससे पहले ये सदी पूरी उसमें नहीं। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि व्हील इन्वेंट हुआ हजारों साल पहले। सही, व्हील, स्क्वायर वाला, ठीक है, जो राउंड भी हजारों साल पहले। ठीक, तो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो था घोड़ा गाड़ी। सही है, ठीक है, घोड़ा है आगे पीछे, व्हील लगाया अपने कार्ट, हॉर्स कार्ट के कोई। अब ये हॉर्स कार्ट के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस अगर कोई ह्यूमन ट्रैवल कर सकता था एक दिन में वो 30 माइल था। 30 माइल ऑन एन एवरेज। कुछ ज्यादा करते थे कुछ कम करते थे। ये चला आप रफली आप 2nd सेंचुरी से लेकर 18वीं सदी तक। अब आप देखें 18वीं सदी के बाद ऑटोमोबाइल्स आई, कार। ठीक है, तो कार में हम 100 किलोमीटर चलने लगे। उसके बाद
200 साल के अंदर अंदर प्लेन आने लगा जिसमें हम 10,000 किलोमीटर चल जाते हैं। 10,000 किलोमीटर, वो 30 किलोमीटर। अमेजिंग अमाउंट ऑफ राइस, अमेजिंग अमाउंट। बहुत शुक्रिया और देखते रहिएगा। आज का हमारा पार्ट 1 जो है वो 2वीं सदी से 18वीं सदी तक की जो ग्लोबल पावर का जो एक ट्रेंड था और उसके फायदे और नुकसान और किस तरह से हुआ, बहुत अच्छे से हमने उसको कवर किया। अपने मेज़बान शुएब ज़ैदी और हमारे मेहमान अली कादरी को इजाज़त दीजिए। अगले पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे 18वीं सदी से 19वीं सदी का सफ़र। बहुत शुक्रिया।